हेलो दोस्तों, जैसा कि कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगली कक्षा में हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि यह कहाँ से लिया गया है, संविधान में यह कहाँ पे है। उसके बाद मूल अधिकार किसे कहते हैं, मूल अधिकार किसे कहते हैं। उसके बाद भारत में जो अधिकार हैं उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। उसके बाद मूल अधिकार की विशेषता क्या है और मूल अधिकार विशेष कैसे है, यानी कि मूल अधिकार को विशेष कैसे कहा जाता है। इसको देखने से पहले मैं कल की कक्षा में कुछ भूल गया था, उसको मैं एक बार बता देता हूँ कि जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन कब हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन, तो प्रस्तावना में संशोधन दोस्तों जो है वो जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हुआ है। किससे? 1976 संशोधन 1976 द्वारा। और इसमें कौन कौन से शब्द जुड़े थे दोस्तों प्रस्तावना में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जुड़ा था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और अखंडता। अखंडता, इनको क्रम में भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है कि इनका सही क्रम क्या है। तो समाजवादी जुड़ा, फिर पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और प्रस्तावना में अभी यही एकमात्र संशोधन हुआ है, वो है 1946 में 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद हम जो है मूल अधिकार है इससे संबंधित जो मौलिक बातें हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो बुनियादी बातें क्या हैं कि जो है ये लिया कहाँ से गया है। तो ये लिया गया है दोस्तों यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से। संविधान में ये कहाँ है? संविधान में यह है भाग 3 और अनुच्छेद इसमें हो जाएगा 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। मूल अधिकार किसे कहते हैं? तो दोस्तों मूल अधिकार किसे कहते हैं, अब इसको हम लोग समझने का प्रयास प्रयास करते हैं कि जो मूल अधिकार है वे ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति जो है उसका भौतिक और नैतिक उन्नति करने के लिए आवश्यक होते हैं और जिन्हें संविधान का जो है वो विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कि ये मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जिन्हें जो है संविधान का जो है विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। तो इसमें विशेष संरक्षण प्राप्त होता है संविधान का। यहाँ भौतिक क्या हो जाएगा कि सांसारिक जीवन में जो है उसे प्रसन्नता मिल सके, जो भी हो तो उसे सांसारिक जीवन में जो है प्रसन्नता मिल सके। और नैतिक क्या है कि उसका चारित्रिक विकास हो सके और वह समाज में रहने योग्य बन सके। तो इसी को भौतिक और नैतिक रूप में देखा जाता है। तो हम लोग मूल अधिकार की परिभाषा जो है लिखने का प्रयास करते हैं कि मूल अधिकार का जो परिभाषा हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, वे अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा जो है
जिन्हें संविधान का जो है विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। तो इसमें मान लीजिए कि ये शिक्षा का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार, 21 है शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अगर भौतिक पक्ष देखेंगे तो भौतिक पक्ष में क्या हो जाएगा कि हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो नौकरी मिलेगी और हम जो है अच्छा जीवन, नौकरी मिलेगी तो इससे जो है आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो अच्छा जीवन जो है, आमदनी बढ़ी तो अच्छा जीवन होगा। ठीक है। उसके बाद जो है अगर मान लो नैतिक इसका देखेंगे तो हम लोग शिक्षा से संबंधित जो है विभिन्न महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं, जिनके चरित्र को पढ़कर हमें भी लगता है कि हमें इन चीज़ों को अपनाना चाहिए और इससे हमारा जो है नैतिक विकास होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने 3 शब्द क्लियर कर लिया कि कहाँ से लिया गया है, संविधान में कहाँ है, मूल अधिकार किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं और या क्यों आवश्यक है। उसके बाद अब भारत में अधिकारों को देखते हैं हम। तो भारत में अधिकार जो है वो क्या-क्या होते हैं। तो भारत में हम लोग जो अधिकार की बात करते हैं, तो ये जो भारत में अधिकार, तो हम लोग अधिकारों को जो है 4 प्रकार के अधिकार भारत में देखते हैं हम लोग। एक देखते हैं मौलिक, एक देखते हैं आपका जो है संवैधानिक, एक देखते हैं जो है कानूनी या सांविधिक, कानूनी या सांविधिक, और एक देखते हैं आपका मानव अधिकार, मानव अधिकार। उसके बाद अगर हम मौलिक अधिकार को हम देख लें तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि मौलिक अधिकार जिनका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में हो, यानी कि यह एक विशेष प्रावधान है कि जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक होगा वही जो है मौलिक अधिकार होगा। 12 से 35 तक भाग 3 में, यानी कि जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक विद्यमान है उसी को मूल अधिकार कहा जा सकता है। और जो है संविधान में कहीं भी है तो जैसे मान लीजिए संवैधानिक अधिकार अभी हम लोग देखेंगे तो 300 ए जो है संपत्ति का अधिकार, वो उसको संवैधानिक अधिकार माना जाता है, क्योंकि वो भी संविधान में इसलिए भ्रम हो सकता है कि हम लोग अगर संविधान की जो है परिभाषा देखें, संविधान नहीं अधिकार की अगर परिभाषा हम लोग देखें तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो विशेष तौर पर संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं होता है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इसको हो गया। अब उसके बाद हो गया संवैधानिक अधिकार। ठीक है। तो संवैधानिक अधिकार जो संविधान में भाग 3 से भाग 3 के अतिरिक्त कहीं पाए जाते हैं, यानी कि ये भाग 3 में नहीं होते हैं तो इन्हें संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। जैसे कि 300 ए जो है ये संवैधानिक अधिकार है जिसे संपत्ति का अधिकार कहते हैं। संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार भी कहते हैं, लेकिन अगर संवैधानिक अधिकार दिया रहता है तो इसको संवैधानिक अधिकार पर ही जो है इसका ऑप्शन सही होगा। अगर जो है अधिकार, संवैधानिक अधिकार का जो ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन में तो उसके बाद कानूनी अधिकार में ये चला जाता है 300 ए। ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था लेकिन अब वर्तमान में जो है ये संवैधानिक अधिकार हो गया है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जो है कानूनी या संविधिक अधिकार, कानूनी या सांविधिक अधिकार, उसके बाद मानव अधिकार। तो हम लोग बात करते हैं कानूनी या सांविधिक अधिकार पे, सांविधिक या कानूनी अधिकार पर, सांविधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार इस पे हम लोग बात करते हैं। तो जो जो संविधान में भी ना हो जिसका उल्लेख और उसके बाद जो है अनुच्छेद 12 से 35 में भी ना हो वो सांविधिक अधिकार कहा जाता है। जो संसद या जो विधायिका है वो जब कानून बना के कोई अधिकार देती है तो या जो है सांविधिक या कानूनी अधिकार हो जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि जो है मातृत्व जो अवकाश का जो प्रावधान किया गया है कि मातृत्व अवकाश अधिकार, मातृत्व की जब महिला अगर गर्भवती है और वो बच्चे को जन्म देती है तो उसे जो है मातृत्व अवकाश की प्राप्त होती है।
मातृत्व अवकाश का अधिकार। ठीक है, तो मातृत्व जो अवकाश है इसका अधिकार क्या है, एक सांविधिक अधिकार है, क्योंकि यह संसद या विधानमंडल जो है एक कानून के द्वारा इसको निर्धारित करती है, ना कि यह जो है संविधान में पहले से दिया गया था। तो इसलिए यह जो है सांविधिक अधिकार हो जाता है। और हम लोग यहीं पे सांविधिक और जो सांविधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार में कुछ अपवाद होते हैं उनको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक होता है, दो अपवाद इसमें देखते हैं हम लोग। तो एक होता है मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार। तो इसमें ये आता है कि मतदान का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है या फिर जो है कानूनी अधिकार है। तो जो संवैधानिक अधिकार कहते हैं वो क्या कहते हैं कि अनुच्छेद 356 में दिया है, अनुच्छेद 326, सॉरी 326, 326 में जो है ये अधिकार दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि कोई भी जो युवा है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह जो है मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करवा सकता है। तो जो संवैधानिक जो इसको मानते हैं वो इसका हवाला देते हैं, अनुच्छेद 326 का। उसके बाद जो मानते हैं कि यह कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार मानने वाले क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में ये बात कही गई है। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में ये बात क्या है कि जो भी कोई भी युवा है वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो वह मतदान करने का अधिकार रखता है, उसे मतदान करने का जो है अधिकार है। तो जो है कोई इसको कानूनी अधिकार मानता है और कोई जो है इसको जो है संवैधानिक अधिकार मानता है। तो संवैधानिक अधिकार माना जाता है अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। उसके बाद कानूनी अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला देकर इसको कहते हैं कि यह जो है कानूनी अधिकार है। हम लोग किसके साथ जाएंगे तो हमारा पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा कि यह कानूनी अधिकार है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वर्णन किया गया है कि जो है जो भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो वो उसे मतदान का अधिकार है। और इसके बाद दूसरे प्रेफरेंस पे इसको रखेंगे, यानी कि अगर कानूनी है तो हम पहले इसको कानूनी लगाएंगे। या अगर मान लो ऑप्शन में दे दिया है कि एक दो दोनों सही है तो मान लीजिए दोनों सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए दे दिया कानूनी संवैधानिक अलग अलग दे दिया तो इसमें हम लोग मारेंगे कि ये जो है एक कानूनी अधिकार है, ना कि संवैधानिक। उसके बाद एक दूसरा अधिकार किसको है, सूचना का अधिकार को लेकर मतभेद होता है कि या जो कानूनी है या फिर संवैधानिक है। ठीक है, मूल अधिकार है या फिर संवैधानिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार, इसको लेकर मतभेद है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो अनुच्छेद है 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(a), ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि सभी को जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो इसका जो कहते हैं कि यह जो मूल अधिकार है, तो क्यों कहते हैं कि जब तक हमें सूचना सही प्राप्त नहीं होगी तो तक हमारे विचार और अभिव्यक्ति में जो है सुधार नहीं आएगा और वो जो है तथ्य पे आधारित नहीं होगी। और हम इस प्रकार से इसको जो है कि हम अच्छी अभिव्यक्त करें, अच्छी बातों को समाज में प्रचारित करें, इसके लिए हमें आवश्यक है कि हमें सूचना का अधिकार प्राप्त हो। अतः यह एक मौलिक अधिकार है, इसका हवाला देके कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(a), यानी कि इसको पढ़ा जाएगा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, उसके बाद जो इसको कानूनी अधिकार मानते हैं, कानूनी अधिकार मानने वाले क्या कहते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम से या जो है सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रावधान है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम में जब ये प्रावधान है इसलिए यह जो है एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो मतदान का जो अधिकार है वह सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें माना है कि यह एक कानूनी अधिकार है कुलदीप नैय्यर केस में। किसमें, कुलदीप नैय्यर केस में सूचना के उसके जो जो मतदान का अधिकार है उसको जो है एक जो है कानूनी अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप नैय्यर केस में। और इसमें भी हम वही प्रेफरेंस करेंगे कि पहले यही सही रहेगा, अगर नहीं है तो ऑप्शन में ये दूसरा प्रेफरेंस हमारा रहेगा। पहला प्रेफरेंस यही रहेगा कि ये एक कानूनी अधिकार है, सूचना का अधिकार।
उसके बाद हमारा बच जाता है मानव अधिकार। तो देखते हैं कि मानव अधिकार की अवधारणा कब आई। तो मानव अधिकार की अवधारणा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो है, उसके बाद जब यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ, मानव अधिकार जो है, मानव अधिकार हुआ। उसके बाद द्वितीय विश्व मानव अधिकार की घोषणा कब हुई इसको, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, इसके बाद 24 जो है आपका 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ बना। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ बना, संयुक्त राष्ट्र संघ बना। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जब बन गया तो इसी ने क्या किया कि 10 दिसंबर 1948 को जो है मानव अधिकारों की जो है घोषणा की। मानव अधिकार की घोषणा की, तभी से जो है मानव अधिकार जो है अस्तित्व में आए। और उन्होंने एक जो पत्र तैयार किया उसमें 30 प्रकार के जो अधिकार, मानव अधिकार थे, उनको जो है स्वीकृति दिलाई। अब ये मानव अधिकार क्या होते हैं? अब जब मानव अधिकार हम लोग देखते हैं तो क्या है, मान लीजिए रोजगार का अधिकार है, ठीक है। रोजगार का अधिकार हमारा ना तो मूल अधिकार है, ना एफआर है, फंडामेंटल राइट, ना तो संवैधानिक अधिकार है, और ना ही जो है कानूनी अधिकार है, ठीक है, और ना ही सांविधिक अधिकार है। तो ये है। तो इसमें एक परिभाषा हम लोग देखते हैं कि मानव अधिकार क्या होते हैं। तो मानव अधिकार सामान्यतः यह माना जाता है कि मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जो है एक मानव होने के वजह से प्राप्त होते हैं, और ये अधिकार जो है व्यक्ति को समाज में मानवीय गरिमा से पूर्ण जो जीवन जीने के लिए जो है आवश्यक होते हैं। यानी कि मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जो है मानव अधिकार आवश्यक होते हैं, और इसको समाज स्वीकृत करता है, समाज इसको मानता है, यद्यपि राज्य इसको मानने या ना मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार क्या देखें तो हम लोग जो है रोजगार का अधिकार जो है ये मानव अधिकार है, ना कि जो है संवैधानिक या एफआर। और देखते हैं कि यही जो मानव अधिकार होते हैं यही आगे चल कर के जो है मूल अधिकार भी बन सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग बात करें तो यही मानव अधिकार जो है ये आगे चल कर के जो है मूल अधिकार या फिर कानूनी अधिकार बन सकते हैं। जैसे कि अगर मूल अधिकार की बात करें तो शिक्षा का जो अधिकार था, शिक्षा का अधिकार है, सॉरी ऊपर लिखते हैं, हम लोग बात किस पे कर रहे हैं, मानव अधिकार पर, मानव अधिकार पर। और हमने कहा है कि जो मानव अधिकार हैं यही आगे चल कर के जो है मूल अधिकार या फिर कानूनी अधिकार बनते हैं। या कानूनी अधिकार बनते हैं। तो जैसे मातृत्व अवकाश जो है का अधिकार जो है ये कानूनी अधिकार बन गया है, जो पहले जो है मानव अधिकार हुआ करता था। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, ये 86वें संविधान संशोधन 2002, 86 संविधान संशोधन 2002 से जो है मूल अधिकार बन गया, मूल अधिकार बन गया, जो कि पहले जो है एक सामान्य मानव अधिकार था, जो एक मानव अधिकार था। और इसको शिक्षा के अधिकार को किस में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत जो है मूल अधिकार में शामिल किया गया किसे, शिक्षा के अधिकार को। यानी कि जो मानव अधिकार होते हैं इसी की जब प्रासंगिकता बढ़ जाती है तो ये मूल अधिकार, कानूनी अधिकार आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा कि उदाहरण भी है कि मातृत्व अवकाश जो अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार वर्तमान में है, और उसके बाद जो शिक्षा का अधिकार है जो पहले मानव अधिकार हुआ करता था वो वर्तमान में आ जा कर के जो है एक मूल अधिकार बन गया है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं मूल अधिकार की विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद इसमें जो है विशेषताएं आ गई हैं।
तो विशेषताओं को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है कि पहली विशेषता हम लोग लेते हैं कि जो मूल अधिकार होते हैं वो प्राकृतिक अधिकारों की तरह जो है असीमित नहीं होते हैं, अर्थात इन पर सीमाएँ होती हैं। तो पहला हम लोग क्या लेते हैं कि मूल अधिकार असीमित नहीं है। मूल अधिकार प्राकृतिक अधिकार की तरह असीमित नहीं, अधिकार की तरह असीमित नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है कि मूल अधिकार प्राकृतिक अधिकार की तरह असीमित नहीं है। तो इसमें सामान्यतः क्या इसका अर्थ निकाला जा सकता है कि जो है मूल अधिकार पर जो है सीमाएँ लगाई जा सकती हैं, ठीक है? सीमाएँ कैसे लगाई जा सकती हैं? जैसे मान लीजिए कि हमें अनुच्छेद जो है 19(1) की तहत जो है 19(a)(1) की तहत जो है हमें प्राप्त है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 सॉरी 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो है हमें क्या प्राप्त है कि हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि हम किसी को गाली दे देंगे या कहीं पे झगड़ा बवाल कर लेंगे और उसके बाद हमें जो है 19 जो है अनुच्छेद 19 क्लॉज जो है 1 सब क्लॉज ई में जो है हमें भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि हम किसी के घर में जाके हम भी रहने लगेंगे बिना उसकी अनुमति के। अनुमति देता है तो मान लीजिए रह सकते हैं, वो तो अपने मानवता की बात होती है, लेकिन बिना अनुमति के रहें तो भी मूल अधिकार का उल्लंघन है। तो इसीलिए जो है मूल अधिकार पर जो है सीमाएँ भी हैं। प्राकृतिक अधिकार क्या है कि एक जॉन लॉक एक विचारक हुए हैं ब्रिटेन के, तो उन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो वह अपने अधिकारों से युक्त पैदा होता है और जो है राज्य कोई अधिकार नहीं है जो है कि वह उसके अधिकारों पर पाबंद लगा सके। यानी कि इन्होंने जो संकल्पना दी कि प्राकृतिक अधिकार जो है असीमित होते हैं। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या है कि मौलिक अधिकारों का स्वरूप जो है वो नकारात्मक होता है, ठीक है? मौलिक अधिकारों का स्वरूप जो है नकारात्मक स्वरूप होता है। मौलिक अधिकारों का स्वरूप या फार का, तो यद्यपि कुछ सकारात्मक भी होते हैं लेकिन जो है सामान्यतः जो है नकारात्मक ही होता है अधिकतर मूल अधिकार। तो नकारात्मक का मतलब क्या होता है कि जैसे हम मान लीजिए चोरी मत करना, चोरी मत करो, ठीक है? उसके बाद एक हम कहते हैं कि असहाय व्यक्ति की सहायता करो, असहाय व्यक्ति की सहायता करो, ठीक है? तो इसमें जो है निषेध मूलक है। अच्छे तो दोनों हैं, चोरी मत करने की शिक्षा दी जा रही है, अच्छा है। मूल अधिकार तो खराब हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हमारे जो है राज्य के विरुद्ध हमारी रक्षा करता है, राज्य के कानून के विरुद्ध। और उसके बाद जो ये है चोरी मत करो, ये भी अच्छी बात बताई जा रही है। असहाय व्यक्ति की सहायता करो, ये भी अच्छी बात बताई जा रही है। लेकिन इसमें निषेध मूलक शब्द का प्रयोग है, यानी कि चोरी नहीं करना चाहिए, ये भाव इसमें आ रहा है। चोरी मत करो, इसीलिए निषेध मूलक शब्द के प्रयोग होने से जो है या जो है नकारात्मक प्रवृत्ति का हो गया। जैसे अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि जो है कि जो राज्य है वो राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। तो इसमें जो नहीं शब्द आता है तो ये जो है किसका मूलक है, जो है नकारात्मकता को बताता है। उसके बाद राज्य जो है सार्वजनिक स्थल पर अनुच्छेद 15 क्या कहता है, राज्य किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धर्म, लिंग, जाति, जन्मस्थान आदि के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा सार्वजनिक स्थान पर। यानी कि जो निजी स्थान है वहाँ पे जो है कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर नहीं करेगा। नहीं शब्द यानी कि जब निषेध मूलक शब्द का प्रयोग आ जाता है तो वहाँ पे जो है नकारात्मकता का भाव आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें सकारात्मकता का भाव आ रहा है। असहाय व्यक्ति की सहायता करो, ये भी अच्छी बात है। तो ये विधेय मूलक शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है, इसलिए जो है करो, मत करो का भाव नहीं आ रहा है, करो, करनी चाहिए। तो यानी कि ये विधेय मूलक शब्द आ रहा है, तो ये जो हो जाएगा इसमें सकारात्मकता का भाव आएगा। इसलिए जो है ये यद्यपि माना जाता है कि जो अधिकांश भाग है जो है फंडामेंटल राइट का, मूल अधिकार का, वो जो है नकारात्मकता लिए हुए है, लेकिन फिर भी इसमें सकारात्मकता के जो है कुछ चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।
कि जो मूल अधिकार होते हैं वो कुछ भारतीयों को प्राप्त हैं, केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, और कुछ जो है विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त है। तो भारतीयों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त, भारतीय नागरिक जो हैं उनको प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिक को। तो ये हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, ये केवल जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके बाद जितने भी मूल अधिकार बचते हैं वो भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। किसको? भारतीय और प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। इसमें आपका 14 हो गया, 21 हो गया, 25 हो गया, एक्स्ट्रा जो है भी हैं। इसके बाद सभी जो है भारतीय व विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं। अगला देखते हैं कि जो है अधिकांश जो मूल अधिकार हैं, अधिकांश जो मूल अधिकार हैं वो हमको राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। ठीक है, कुछ एक मूल अधिकार जो है राज्य और निजी संस्थाओं दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा कि नागरिकों को जो राज्य के विरुद्ध विरुद्ध तो ये आपका हो जाएगा 14, 15, 16, 15 में क्या है आपका जो है कि सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव का निषेध करता है अनुच्छेद 15, यानी कि राज्य सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं कर सकता। उसके बाद ये सरकारी नौकरी में समानता की बात करता है। ठीक है, तो ये आपका राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने का मतलब क्या है कि अगर राज्य सरकार कोई नौकरी निकालती है तो उसमें सबका जो चयन होगा वो जो है उसके योग्यता के आधार पर होगा, ना कि किसी भी धर्म विशेष आदि से प्रभावित होकर। और कोई निजी व्यक्ति है अगर कोई वैकेंसी निकालता है तो वो अपने आधार पर किसी को भी जो है नौकरी दे सकता है। राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। उसके बाद निजी व्यक्ति के विरुद्ध जो प्राप्त है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध। तो ये आपका 17 हो जाएगा। उसके बाद आपका 24 हो जाएगा। 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता के सभी रूपों का अंत हो। यानी कि क्या होगा कि अस्पृश्यता जो है वह सरकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। यानी कि आपको कोई भी आपको जाति सूचक या फिर अन्य तरीके का कोई भी अस्पृश्यता मूलक जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं कर सकता आपके खिलाफ। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि बाल श्रम निषेध की बात करता है। तो बाल श्रम चाहे सरकार करवाए या फिर निजी संस्थाएं कराएं, ये दोनों के लिए जो है अपराध माना जाता है। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं कि जो मूल अधिकार है वो विशेष कैसे है। लास्ट टॉपिक हमारा बचता है कि मूल अधिकार विशेष कैसे है। ठीक है, तो मूल अधिकार विशेष कैसे है, तो इस पर हम जब लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो सामान्यता है कि 3 आधार पर इसे विशेषता प्राप्त है। 3 आधार पर। वो आधार क्या क्या है? 3 आधार इसे विशेष बनाते हैं कि इसका उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जा सकता है किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। कि अगर हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की जो है पहुंच रखते हैं कि हम जा सकते हैं, अधिकार हमें है। और इसको ऐसा नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी इसकी जो है इसके लिए याचिका दायर की जा सकती है। उसके बाद अगर एफआर का यानी कि जो निलंबन करना है मूल अधिकार का जो निलंबन होता है वह जो विशेष परिस्थिति में, ठीक है, विशेष परिस्थिति में ही की जा सकती है। जैसे कि कोई आपातकाल लग गया आदि, इन तरीके की समस्याएं आती हैं उस दौरान विशेष जो परिस्थिति है उसमें और विशेष प्रक्रिया से ही की जा सकती है। विशेष प्रक्रिया से ही सीमित किए जा सकते हैं। यानी कि अगर मूल अधिकार को सीमित करना है तो उसके लिए विशेष परिस्थिति और विशेष प्रक्रिया का अनुकरण करना जो है ज़रूरी है। एक आधार बचता है कि एफआर यानी कि मूल अधिकार में संशोधन, फंडामेंटल राइट में संशोधन जो है वो सदैव विशेष बहुमत से होगा। सदैव विशेष बहुमत से होगा। ठीक है, विशेष बहुमत से होने का मतलब क्या है? 2/3 प्रकार का बहुमत, तीसरे प्रकार का
सॉरी, जो है तीसरा हमारा था, जैसे हम लोग पढ़े थे कि साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होता है, 2/3 जो बहुमत का प्रकार है उसके माध्यम से जो है एफआर में संशोधन जो है किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि मूल संविधान में हमारे कितने जो है कितने प्रकार के जो है मूल अधिकार थे। तो मूल अधिकार में हमारे पास थे 7 प्रकार के जो है मूल अधिकार थे। मूल जो संविधान था उसमें 7 प्रकार के, वर्तमान में है 6 प्रकार के। वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। तो इसका एक जो मूल अधिकार था क्या था, तो एक जो मूल अधिकार था आपका जो है संपत्ति का अधिकार। ये आपका मूल अधिकार ना होकर के अब हो गया है कानूनी अधिकार। इसको कानूनी अधिकार किससे बनाया गया, 44th, सॉरी ऊपर लिखते हैं, 44th संविधान संशोधन से ये जो हुआ संविधान संशोधन 1978 में से जो है संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया। अतः वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं जो इस प्रकार हैं, निम्न है। इसको देखते हैं, पहले इसको मिटा लें। आपका हो जाएगा समानता का अधिकार। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। का अधिकार 25 से 28 तक। पांचवा हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये आपका 29-30 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 14 से 18 तक। ये आपका हो जाएगा 19 से 22 तक। ये आपका हो जाएगा 23-24। ये आपका 25 से 28 तक हो जाएगा। उसके बाद एक बचता है, क्या है, छठवां अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि जब मूल अधिकार का जो है उल्लंघन हो तो हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 32 में है। बाकी जो इससे संबंधित जो प्रावधान हैं, ये राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 12-13 आदि क्या क्या हैं। तो इसी के साथ मैं आज की ये क्लास समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग इसका जो है विस्तार देखेंगे। धन्यवाद।